हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बीएड द्वितीय वर्ष, उसमें जो हमारा कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में, टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण का क्या अर्थ होता है तथा लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का क्या अर्थ होता है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं, इसको हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोग जो पढ़े थे वो टॉपिक था शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम लोगों ने शिक्षण के 3 प्रकारों को ध्यानपूर्वक पढ़ा था। और जो हमारा पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक था वो था शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें जो 8-9 सिद्धांत थे उन सबको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज जो हम पार्ट 2 में पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है प्रमुख शिक्षण सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या हैं और कौन कौन से इसके प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। शिक्षण सूत्र का संबंध शिक्षक तथा छात्र दोनों से माना जाता है। इनके आधार पर ही छात्रों के द्वारा विशेष रूप से शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण कब, किस क्रम में और कैसे किया जाए, इस संबंध में शिक्षकों के अपने अपने अनुभव होते हैं। इन अनुभवों के अन्यों के लिए प्रकट करना शिक्षण सूत्र कहलाता है। विभिन्न शिक्षण सूत्रों के आधार पर ही शिक्षक के द्वारा अपने दायित्वों को भली भांति पूर्णता प्रदान की जा सकती है। शिक्षण सूत्रों के आधार पर ही छात्रों को उन्नति का मार्ग दिखाया जा सकता है। तो ये रहे हमारे शिक्षण सूत्र का जो अर्थ है वो। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको हम लोग जानेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है। तो जो पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, उसको हम लोग जानते हैं। सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्व अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों को नए ज्ञान एवं अनुभव के साथ जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी अपने छात्रों के प्रति यही कार्य करता है। यह बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए वह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाता है। इस संदर्भ में स्पेंसर का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार मस्तिष्क को ज्ञात तथ्य पसंद होते हैं और इस पसंद का उन सब बातों तक जिनका उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। इस प्रकार के शिक्षण से छात्र सरलता से अज्ञात तथ्यों को जान लेते हैं। तो ये रहा हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र था वो। अब हम लोग अगला शिक्षण सूत्र देखेंगे जो है सरल से कठिन की ओर। किस प्रकार से हम लोग सरल से कठिन की ओर जाते हैं। छात्रों को यदि सर्वप्रथम सरल तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो निश्चय ही इसके आधार पर छात्रों को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि यह छात्रों को पहले आसान तथ्यों को बताए, फिर उसकी सहायता से कठिन तथ्यों को समझाए। ऐसा करने से छात्रों में उस ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ जाती है और वह सरलता से उस विषय वस्तु को सीख लेता है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण के पूर्व छात्रों को रुचि, रुझान, आवश्यकता, आयु तथा पूर्व ज्ञान का पता लगा ले। जिससे उनके मानसिक स्तर के अनुकूल तथ्यों की जानकारी दे सके। जब छात्रों के रुचि, रुझान, आवश्यकता के बारे में पता होगा तो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल उनको शिक्षा दी जा सकती है। तो ये रहा हमारा सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो। अब हम लोग अपना अगला शिक्षण सूत्र देखते हैं जो है निश्चित से अनिश्चित की ओर। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से शिक्षक छात्रों को अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाता है। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से जानेंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर। छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक अन्वेषक अनिश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित तथ्यों की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार छात्र का मस्तिष्क कार्यशील रहता है। छात्र सीखने की प्रथम अवस्था में अनिश्चय की दिशा में रहता है। इस अवस्था के उपरांत यह निश्चय की स्थिति में पहुँचता है।
इस शिक्षण सूत्र के अनुसार शिक्षक के द्वारा उस अनिश्चित ज्ञान को निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता है जिससे वह छात्रों को पूर्ण रूप से विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है। इससे छात्रों में धीरे धीरे परिपक्वता आती है तथा नए नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकारने लगता है। तो ये रहा हमारा जो था अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र वो। अब हम लोग अगला देखते हैं जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो वस्तुएं या घटनाएं छात्र के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती हैं उनका ज्ञान छात्र को सरलतापूर्वक हो जाता है। यदि किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने हेतु छात्र को विशेष रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान किया जाता है तो निश्चय ही इससे वह उस विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत छात्रों को उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र था वो। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ये भी एक शिक्षण सूत्र है, इसको देखते हैं। छात्र सीखने के क्रम में सर्वप्रथम मूर्त वस्तुओं को देखते हैं जो स्थूल होती हैं और क्रियाओं को अनुभव करते हैं। तत्पश्चात उस संबंध में शब्द या अन्य बातें सीखती हैं। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम विषय वस्तु का मूर्त ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों को पूर्ण रूप से अमूर्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ और बोधगम्य होते हैं जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, जटिल और भ्रामक होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण को प्रारंभ करते समय छात्रों को पहले सरल, मूर्त, स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। तो ये रहा हमारा मूर्त तथा अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न विशिष्ट बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिनके आधार पर छात्रों के द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षण प्राप्त किया जाता है। उसके उपरांत छात्रों को विषय से संबंधित सामान्य बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर का सूत्र आगमनात्मक विधि पर आधारित है। इसमें छात्र पहले विशेष बातों की ओर आकर्षित होता है और फिर सामान्यीकरण की ओर अग्रसर होता है। अर्थात पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को निकलवाना चाहिए। तो ये रहा विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र। अब हम लोग अगला देखते हैं पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार छात्रों को सर्वप्रथम संपूर्ण तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है जिससे छात्रों के मस्तिष्क में संपूर्ण तथ्यों का सचित्र उपस्थित हो जाता है। इसके उपरांत शिक्षक छात्रों को अंशों के आधार पर शिक्षण प्रदान करता है जिससे छात्रों को पूर्ण रूप से एक एक बिंदु का शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस शिक्षण सूत्र का आधार मनोविज्ञान के प्रसिद्ध सिद्धांत गेस्टल्टवाद पर आधारित है। इस सिद्धांत में पहले पूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करके बाद में उसके विभिन्न भागों का अध्ययन कराया जाता है। अतः पहले पूर्व वस्तु प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए, फिर बाद में अंशों के बारे में सिखाना चाहिए। यथा यदि शिक्षक को फूल के बारे में पढ़ाना है तो पहले उसे छात्रों को पूरा फूल दिखाकर परिचित करा देना चाहिए। उसके उपरांत फूल के विभिन्न भागों का अध्ययन कराना चाहिए। तो ये रहा हमारा पूर्ण से अंश की ओर। मतलब कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे दी जानी चाहिए, फिर छोटे छोटे अंशों पर चर्चा करनी चाहिए। अब हम लोग अगला शिक्षण सूत्र देखते हैं जो है आगमन से निगमन की ओर। अच्छा शिक्षण हमेशा आगमन से प्रारंभ होकर निगमन पर समाप्त होता है। विशिष्ट उदाहरणों से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाना आगमन विधि है। आगमन विधि से यह पता चलता है कि अगर कोई बात या कथन एक परिस्थिति में ठीक है तो उसी प्रकार अन्य परिस्थितियों में भी यह ठीक होगा। इसके लिए शिक्षक को छात्र के समक्ष कई उदाहरण हैं। तो ये रहा हमारा आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र। अब हम लोग अपना आखिरी शिक्षण सूत्र देखते हैं जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के स्वरूप और रचना को अच्छी तरह से समझने हेतु उसे आसान भागों, तत्वों व अवयवों में अलग अलग विभाजित किया जाता है। संश्लेषण ठीक इसके उल्टा कार्य करता है। इसमें किसी भी वस्तु या तथ्य की पूर्ण जानकारी देने हेतु उस वस्तु के विभिन्न भागों या तत्वों को ठीक रूप से सामने पेश किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये रहा हमारा लास्ट जो शिक्षण सूत्र था विश्लेषण से संश्लेषण की और वो अब हम लोग अपने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसका अगला टॉपिक देखेंगे जो है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। हम लोगों ने शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को कल पढ़ा था, तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूछा जाता है तो कभी कभी सामान्य सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया जाता है। ये दोनों ही शिक्षण के सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग देखते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। तो मैंने यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांतों को लिखा है, तो एक एक करके उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो पहला शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है वो है नियोजन का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं नियोजन का सिद्धांत क्या है। किसी भी कार्य की सफलता उसकी पूर्व नियोजित योजना के स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के पूर्व विषय वस्तु, उसको प्रस्तुत करने का ढंग, शिक्षा में संभावित समस्याओं के समाधान आदि को पहले से सुनिश्चित कर ले। शिक्षण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति बिना योजना अथवा नियोजन के संभव नहीं है। अतः कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण का पूर्ण नियोजन कर लेना चाहिए। मतलब किसी भी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह नियोजन के सिद्धांत को अपनाए। कक्षा में जाने से पूर्व उसे क्या पढ़ाना है इसका पूर्व नियोजन कर ले। ये नहीं कि जब क्लास में पहुँचे तो तुरंत सोचे कि हमें क्या पढ़ाना है। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी नहीं हो जाती। कहा भी गया है कि उद्देश्य विहीन शिक्षण ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से समुद्र में एक नाव बिना लक्ष्य के चलाना। सुनिश्चित उद्देश्य किसी भी शिक्षक को उसकी विषय वस्तु के दायरे में ही रहने हेतु बाध्य करता है, जिससे समय एवं श्रम दोनों का सदुपयोग होता है। निश्चित उद्देश्य शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य करने और छात्रों को सफलतापूर्वक पढ़ने में मदद करता है। तो ये रहे हमारे निश्चित उद्देश्य के लाभ। मतलब एक कहा जा सकता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए उद्देश्यों का निश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। शिक्षण का एक उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है छात्रों की योग्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य नियोजन करना। इस सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक, सलाहकार तथा दर्शक की होती है। इसमें शिक्षक बालक की उतनी ही सहायता करता है जितनी उसे ज़रूरत है, शेष बालक स्वयं अपने ढंग से क्रियाशील रहता है। दूसरी तरफ इसमें शिक्षण का एकमात्र केंद्र बिंदु बालक ही होता है। इसमें शिक्षण तथा विषय की भूमिका गौण होती है, अर्थात बालक स्वतः इस योग्य बन जाए कि अपनी भविष्य की समस्याओं का स्वतः उपचार कर सके। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, रुझानों, आयु तथा मानसिक स्तर आदि के अनुसार व्यवस्थित करता है। इस प्रकार वह शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। तो ये रहा बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखेंगे जो सह संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है किसी भी विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ स्पष्ट किया जाए। एक विषय का दूसरे विषय से सह संबंध स्थापित करने का अनुसिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि संपूर्ण ज्ञान अपनी प्रकृति के अनुसार समन्वित एवं समग्र रूप रखता है,
अतः हमें विषयों को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे विशिष्टता रखते हुए भी अन्य विषयों के साथ एक स्वाभाविक संबंध रखें। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक के ज्ञान का विकास एकांगी न होकर चतुर्दिक हो। इसके अलावा विषय पर रोचक, सरस और बोधगम्य बनाने हेतु भी इस सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा सह संबंध का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक छात्र को अधिकतम क्षमता युक्त बनाना शिक्षक का कार्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि विभिन्न व्यक्तियों, आदतों, रुझानों, वातावरण, रुचि, आवश्यकता आदि तत्वों में कहीं ना कहीं अंतर जरूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी छात्र एक समान नहीं होते, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक का यह दायित्व है कि वह छात्रों के व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करे, जिससे छात्र अपनी क्षमता एवं दक्षता का अधिकतम विकास कर सके। तो ये रहा हमारा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखेंगे जो है चयन का सिद्धांत। किसी विषय के अंतर्गत जब शिक्षक शिक्षण कार्य करने जाता है तो हमारे सामने दो मुख्य बातें आती हैं। पहला, समय कितना है और दूसरा, विषय वस्तु का विस्तार कितना है। उक्त दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को उद्देश्य निश्चित कर लेने के पश्चात इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह समय के अंतर्गत ही विषय वस्तु को समाप्त कर ले। इसके लिए चयन का सिद्धांत यह निर्देश देता है कि शिक्षण हेतु केवल उन तथ्यों या विषयों का चयन किया जाए जिनका पढ़ना उद्देश्यों के अनुसार अभीष्ट है। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि तारतम्य का अभाव ना रहे और चयन में कहीं पर कठिन तत्व भी छूटने ना पाए। तो ये रहा हमारा चयन का सिद्धांत। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे पूर्व अनुभवों का सिद्धांत क्या है। पूर्व अनुभव एक ऐसा साधन होता है जिस पर नवीन ज्ञान का ढांचा मजबूती एवं सुरक्षा के साथ खड़ा किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभव की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उन्हीं पूर्व अनुभव की जानकारी के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो बालक के पूर्व व्यवहार का पता चल जाता है और दूसरा नवीन ज्ञान हेतु आधार मिल जाता है कि हमें आगे किस आधार पर शिक्षा देनी है। तो ये रहा हमारा पूर्व अनुभव का सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक जन्म से ही शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्रियाशील होता है। रूसो ने भी बालक की क्रियाशीलता पर बल दिया था। उसका कहना था कि बालक को अपने ढंग से कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उसकी रुचि तथा रुझान का पता चल सके। तो ये रहा क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे अपना आखिरी सिद्धांत जो है वो है लचीलेपन का सिद्धांत। शिक्षण को कठोर नियम में आबद्ध करना उचित नहीं है। छात्रों की बोधगम्यता को दृष्टि में रखते हुए पाठ्य वस्तु को कठोरता के आधार पर एक विशेष क्रम में न पिरोकर छात्रों की सुविधा अनुसार विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत करना चाहिए। अतः शिक्षण में लचीलेपन का होना अत्यंत आवश्यक है। यह शिक्षक की कलात्मक क्षमता, योग्यता तथा दक्षता पर निर्भर होता है। इसीलिए शिक्षण की सभी कठोर नियमों से आबद्ध करना उचित नहीं होता, क्योंकि यह मिश्रित प्रक्रिया है जिसमें लचीलापन इसको रुचिकर, प्रेरक और उत्साहवर्धक बना सकता है। तो ये रहे हमारे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है उसको। अब हम लोग देखते हैं दार्शनिक या परंपरागत शिक्षण सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने देखा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के दार्शनिक या परंपरागत सिद्धांत। तो हम लोग जानते हैं इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अभी जो पहला सिद्धांत है परंपरागत शिक्षण का सिद्धांत वो है म्यूटिक सिद्धांत। हम लोग देखते हैं कि म्यूटिक सिद्धांत क्या है।
इस सिद्धांत का प्रवर्तक महान दार्शनिक एवं शिक्षण शास्त्री सुकरात को माना जाता है। आगे चलकर प्लेटो ने इसे वृद्ध स्वरूप प्रदान किया। सुकरात का मानना था कि आत्मा को सभी ज्ञान की अनुभूति होती है, परंतु जब वह जन्म लेती है तो उसे भूल जाती है, जिसका अधिगम द्वारा पुनः संकलन करती है। दूसरे अर्थों में सुकरात का कहना था कि बालक के मस्तिष्क में सारा ज्ञान भरा होता है, जो जन्म के समय भूल जाता है, और उसे भूले ज्ञान को याद दिलाना अथवा पहचान कराना ही शिक्षा है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो ज्ञान के अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण में सहायता प्रदान करती है। तो ये रहा हमारा जो शिक्षण का दार्शनिक एवं परंपरागत सिद्धांत था, उसका म्यूटिक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है? सुकरात। अब हम लोग अगला सिद्धांत देखते हैं, जो है संप्रेषण का सिद्धांत। शिक्षण की एक अवधारणा यह भी है कि शिक्षण के दो पक्ष होते हैं, शिक्षक और छात्र। शिक्षक अधिक परिपक्व, जानकार और परिपूर्ण होता है। वह अपने कौशल तथा दक्षता छात्र जिससे कम जानकारी होती है, विषय वस्तु संबंधी जानकारी और सूचना प्रदान करता है। यही शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण में संप्रेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण द्वारा विचारों तथा तथ्यों सूचनाओं को देने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए इन तथ्यों को प्रस्तुत करता है। इसी को संप्रेषण सिद्धांत कहा जाता है। संप्रेषित सिद्धांत की तुलना हम हर्बर्ट की उस पंचपद प्रणाली, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण तथा प्रयोग से कर सकते हैं, जिसे और परिष्कृत रूप में मॉरिसन ने अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपक्वता, व्याख्या एवं वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये रहा हमारा संप्रेषण का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सिद्धांत जो है उसको परिवर्तन का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं परिवर्तन का सिद्धांत क्या है। इस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधों, आदतों और अनुक्रियाओं का विकास होता है। तो ये रहा परिवर्तन का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक का कार्य निर्देशन देने का होता है, क्योंकि वह अधिक परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति होता है। शिक्षक छात्र को इस प्रकार से निर्देशित करता है कि वह नवीन ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर सके। इस सिद्धांत के आधार पर एक या अनेक छात्रों द्वारा समस्या को प्रस्तुत करना और शिक्षक द्वारा छात्रों के परस्पर वार्तालाप द्वारा समाधान खोजना होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्रों के मध्य पारस्परिक पूछताछ होना आवश्यक माना जाता है। तो ये रहा हमारा पारस्परिक परीक्षा सिद्धांत। तो हम लोगों ने देखा दार्शनिक या परंपरागत शिक्षण सिद्धांत। तो हम लोगों ने अब तक कुल मिलाकर 3-4 सिद्धांत पढ़ लिया है। पहला शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दूसरा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, और जो तीसरा चौथा था वो था दार्शनिक या परंपरागत शिक्षण सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता। हम लोगों ने इतने सिद्धांतों को पढ़ा, अब हम लोग जानेंगे कि इन सिद्धांतों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो यहाँ मैंने कुछ आवश्यकताओं को लिखा है, उनको हम लोग देख लेंगे कि शिक्षण सिद्धांतों की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो जो पहली आवश्यकता है वो है शिक्षण सिद्धांत अच्छे शिक्षण तथा उसमें सुधार करने में मदद प्रदान करता है। मतलब शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अच्छे शिक्षण तथा उसमें सुधार करने में ये शिक्षण सिद्धांत हमारी मदद करते हैं। और जो दूसरी आवश्यकता है वो है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था तथा मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक आधार के लिए आवश्यक है। तो ये रही हमारी दूसरी आवश्यकता। अब हम लोग तीसरी शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता देखते हैं। शिक्षण सिद्धांत अधिगम तथा शिक्षण के सह संबंध की व्याख्या के लिए आवश्यक हैं। मतलब उनमें कौन से सह संबंध हैं, इसकी व्याख्या के लिए भी शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है।
अब हम लोग अपनी अगली आवश्यकता देखते हैं, चौथी। सीखने के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। ये भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। अब हम लोग अगला देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत के ज्ञान पूर्व कथन नियंत्रण में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। मतलब जो शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षण के ज्ञान पूर्व कथन नियंत्रण में वृद्धि करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जो हमारी छठवीं आवश्यकता है वो है, शिक्षण सिद्धांत वर्तमान ज्ञान को संगठित करने के लिए आवश्यक है। मतलब वर्तमान समय में जो ज्ञान है उसको संगठित करने के लिए शिक्षण सिद्धांतों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये रही हमारी जो क्या होते हैं शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकताएं। जो 5-6 आवश्यकताएं हैं यहाँ पर मैंने लिखा और अभी हम लोगों ने इसको जाना। अब जो इसका अगला टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है शिक्षण सिद्धांत के आधार। मतलब शिक्षण सिद्धांत के कौन कौन से आधार हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मुख्य आधारों को लिखा है, उसको हम लोग जान लेते हैं। शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है, इसीलिए शिक्षा की पाठ्यवस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का होना आवश्यक माना जाता है। अब हम लोग दूसरा आधार देखते हैं। शिक्षण के प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार होते हैं, जिसमें शिक्षण की संरचना, लक्ष्य, उद्देश्य, सामाजिक व्यवस्था और मूल्यांकन की व्याख्या विशिष्ट एवं व्यवहारिक रूप में की जाती है। देखा जाए तो वास्तविक रूप में शिक्षण प्रतिमान ही शिक्षण सिद्धांत के आधार माने जाते हैं। तो ये रहे हमारे 2 प्रमुख शिक्षण सिद्धांत के आधार। आज के लिए बस इतना ही, और जो हमारा सेकंड चैप्टर में 2-4 टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।